हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो बेसिकली बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। हमने जो ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट सीखा, मतलब प्राइमल ड्यूअल का पेयर बनाना सीखा हमने। तो होता क्या है ना कि मैंने आपको बताया था, जब मैं ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा था तो मैंने आपको बोला था ना कि उन केसेस में ड्यूअल को यूज करना या ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट को यूज करना बड़ा मतलब यूजफुल होता है, जहां पे प्राइमल में नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स जो है ना ज्यादा हो। ठीक है ना। और भी इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। तो यहां पे हमने प्राइमल से ड्यूअल बनाना सीख लिया। ठीक है ना। तो अब एक्चुअली है क्या कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो बोलेगा क्या कि ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके जो प्राइमल होगा उसका सॉल्यूशन निकालो। ठीक है ना। तो यहां पे ड्यूअलिटी पे जो है कई थ्योरम्स हैं, जैसे किसी भी प्राइमल का आप अगर ड्यूअल निकाले तो द ड्यूअल ऑफ ड्यूअल इज द प्राइमल। फिर वीक ड्यूअलिटी थ्योरम है, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम है। मतलब इस तरह से 4 या 5 थ्योरम्स हैं। अब आपको चेक करना होगा, आपके एग्जाम में अगर ये थ्योरम्स आते होंगे तो उनका प्रूफ आपको देखना पड़ेगा। प्रूफ अगर आते होंगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स आते हैं तब तो बहुत बढ़िया, न्यूमेरिकल्स के लिए तो हम करेंगे ही करेंगे। तो ड्यूअलिटी थ्योरम में जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ड्यूअलिटी। ये बोलता क्या है कि अगर कोई प्राइमल दिया हुआ है ना और उस प्राइमल के पास फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना, देन जो उसका ड्यूअल होगा ना, प्राइमल का जो ड्यूअल बना रहा है, तो ड्यूअल के पास भी या ड्यूअल भी क्या करेगा, फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन कंटेन करेगा। और क्या होता है कि प्राइमल और ड्यूअल का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होते हैं ना वो दोनों इक्वल होते हैं, और ये रिवर्स भी ट्रू है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। मैंने ओरली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। यहां से जो मेन मुद्दा है मेरा, जो मैं बताना चाहता हूं, वो ये बताना चाहता हूं कि अगर मेरा प्राइमल होगा, प्राइमल में मान लीजिए उसका मैक्सिमाइज z है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। अब इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालिए, और उसी तरीके से इसका जो ड्यूअल होगा, इसके करेस्पॉन्ड जो ड्यूअल है वो क्या होगा, मिनिमाइज w लिखते थे ना। तो क्या ये थ्योरम क्या गारंटी देता है कि ये दोनों जो है आपस में, ये दोनों वैल्यूज जो है, प्राइमल का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है मैक्स z, वो इक्वल होगा ड्यूअल का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, मतलब मिनिमाइज z, ये दो मिनिमाइज w, ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। तो अल्टीमेट ये पूरा स्टेटमेंट जो थ्योरम का है उसका मतलब ये हुआ। ठीक है। तो ये थ्योरम के हेल्प से जो है हम क्या करते हैं कि कोई भी जैसे प्राइमल देगा, क्वेश्चन कैसे आता है कि एक प्राइमल देगा, बोलेगा कि इसका सॉल्यूशन निकालो यूजिंग ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट। तो फिर आप उसको सिंप्लेक्स मेथड, टू फेज मेथड या बिग एम मेथड से नहीं जाएंगे। करेंगे क्या कि पहले उसका ड्यूअल प्रॉब्लम लिखेंगे, फिर ड्यूअल को सॉल्व करेंगे यीन मेथड से, चाहे सिंप्लेक्स मेथड या बिग एम या टू फेज मेथड, इससे सॉल्व करेंगे। फिर ड्यूअल का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा वहां से आप सॉल्यूशन निकालते हैं प्राइमल का। तो यहां पे ये थ्योरम जो है, फंडामेंटल थ्योरम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका स्टेटमेंट और मेन मीनिंग, जो मेन मतलब है वो मैंने आपको बताया, बट मेरा जो मतलब मेन कंसर्न ये है कि प्राइमल देगा, उसका मैंने जैसे बोला ना कि क्वेश्चन में देगा कि यूजिंग ड्यूअलिटी सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। तो प्राइमल दे दिया, उससे इससे आप ड्यूअल निकालेंगे और ड्यूअल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जो ड्यूअल प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, यहां से मैं प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा, मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ड्यूअल प्रॉब्लम है इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो सिंप्लेक्स टेबल से आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लेक्स मेथड, मे बी बिग एम, टू फेज, जो भी आपको लगाना है, तो फाइनल जो टेबल आएगा वहां से जो है आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन इस प्राइमल का कैसे निकालेंगे। तो उसका कुछ रूल है, ठीक है ना, वो रूल मैं आपको बता देता हूं, और उसके बाद फिर जो एक न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियरली आपके समझ में आ जाएगा। तो उसके पहले मैं जस्ट आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एक प्राइमल है, छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लीजिए मैक्स z दिस इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं 2x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 5 एंड 8x1
प्लस 9x2, ठीक है ना, और ये भी मैं मान के चलता हूं लेस देन और इक्वल टू मान लीजिए 1। फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम देगा, बोलेगा कि इसका सोल्यूशन निकालो यूजिंग ड्यूअलिटी। तो आपको करना क्या है, इसका ड्यूअल निकालना होगा, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है दो कांस्टेंट्स हैं, तो यहाँ पे दो डिसीजन वेरिएबल्स होंगे, तो इसका ड्यूअल क्या हो जाएगा, मिनिमाइज w दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ड्यूअल वेरिएबल कितने लेंगे, जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट्स है यहाँ पे, तो दो हैं, तो y1 y2 यहाँ पे ड्यूअल वेरिएबल्स ले लीजिए। और आपको पता है यहाँ का जो b1 b2 है यहाँ पे c1 c2 बनता है, तो 5y1 और यहाँ पे देखिए 1 इंटू y2 मतलब दिस सब्जेक्ट टू। अब यहाँ पे देखिए इसका ट्रांसपोज जो आता था ना वो यहाँ पे बॉडी मैट्रिक्स, तो 3 और 8 फर्स्ट रो में जाएंगे, तो 3y1 प्लस 8y2, और यहाँ पे देखिए मिनिमाइजेशन हो गया, तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे c1 c2 यहाँ पे b1 b2 बनते हैं, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये मैंने क्या लिखा था 8 और 9 लिखा है ना, तो 1 और 9 हो गया, तो मतलब y1 प्लस 9y2 ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ से 3। अब ऑफकोर्स यहाँ पे y1 y2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मैं जो बोल रहा हूं कि करेंगे क्या, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे ड्यूअल प्रॉब्लम को, और यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे, जो मेथड यूज करेंगे, आप बिगम भी यूज कर सकते हैं, टू फेज भी, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि बिगम मेथड यूज करिए। तो करेंगे क्या, जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप सरप्लस वेरिएबल सबट्रैक्ट करेंगे और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे और इक्वल टू आप 2 लिखेंगे। तो मैं इसको क्लियरली कर देता हूं, दिस प्लस एक आर्टिफिशियल वेरिएबल दिस इज इक्वल टू 2। सेम इसी तरीके से यहाँ पे ये देखिए 3 है, तो मैं इसको लिखूंगा, यहाँ पे भी सरप्लस वेरिएबल सबट्रैक्ट करेंगे प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल एंड दिस इज इक्वल टू 3। इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में अब बदल दिया, ठीक है। स्लैग वेरिएबल्स नहीं, सॉरी स्लैग नहीं, मैं अगर स्लैग बोला होगा तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू था, तो सरप्लस वेरिएबल आएगा ना, सबट्रैक्ट करते हैं s1 और s2, सरप्लस वेरिएबल्स दोनों में सबट्रैक्ट करेंगे, फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पे दोनों में ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन चाहिए, बिगम मेथड आप कर चुके हैं। अब इसको आप सॉल्व करेंगे और मान लीजिए ऑप्टिमल सोल्यूशन यहाँ पे जो भी आया, फाइनल टेबल में बोल रहा हूँ इस ड्यूअल कॉन्सेप्ट, ड्यूअल जो प्रॉब्लम है इसका, तो यहाँ पे मान लीजिए CB, यहाँ पे YB और यहाँ पे XB, और ड्यूअल वेरिएबल्स मेरे Y1 Y2, और यहाँ पे मान लीजिए S1 S2 A1 और A2। ये मेरा टेबल आएगा, फाइनल टेबल। अब जो भी वैल्यूज होंगी मैं फाइनल अब आता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कुछ चीजें लिखूंगा, ऑप्टिमिलिटी कंडीशन आ गई, मतलब सारे के सारे ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यहाँ पे आ जाएंगे। मैं जो बोलना चाहता हूँ, मान लीजिए बेसिस में Y1 है और फॉर एग्जांपल S1 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो CJ आप लिखेंगे ये 5, यहाँ पे 1, ठीक है ना, यहाँ पे 0 0, और बिगम मेथड यूज करेंगे तो यहाँ पे बिग पेनाल्टी ऐड करते थे ना, वो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो ये Y1 5 मान लीजिए, ये 0, और इसकी वैल्यू मान लीजिए 2 और 4 है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं ले रहा हूँ, बाकी इधर बॉडी मैट्रिक्स होगी, ठीक। तो मैं जो बोलना चाहता हूँ कि मैंने तो ड्यूअल प्रॉब्लम को सॉल्व किया ना, इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन मुझे निकला, क्या निकला, y1 इक्वल टू यहाँ से 2, y2 है नहीं दिस, और मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम था मिनिमाइजेशन, तो मिनिमम w मतलब मिनिमाइजेशन w इक्वल टू 5y1 प्लस 5y2, सॉरी 5y1 प्लस y2 है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, ये मिनिमाइजेशन w दिस इज इक्वल टू 5y1 प्लस y2 है, तो अल्टीमेट 10 आ गया, ठीक। अब ये तो मैंने क्या किया, ड्यूअल प्रॉब्लम बनाया, उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाला, लेकिन एक्चुअल मुझे क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है ना। तो इस ड्यूअल का जो ऑप्टिमल सोल्यूशन आया, यहां से मैं प्राइमल का ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे निकालूंगा, तो यहीं पे ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ड्यूअलिटी यूज होता है। तो एक चीज तो यही से गारंटी आ गई कि अगर ड्यूअल का मिनिमाइजेशन की वैल्यू 10 है, तो मेरा जो प्राइमल है ना, प्राइमल के मैक्स वैल्यू जो आएगी एग्जैक्टली इसी के इक्वल होगी, वो भी 10 होगा, मतलब इसका मैक्स जेड जो है मेरा वो 10 होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ड्यूअलिटी से, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा था। लेकिन ये जब 10 आ रहा है तो यहाँ पे जो प्राइमल वेरिएबल्स हैं x1 और x2, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो
इसकी वैल्यू हम जानते हैं, आपको पता है, इसी टेबल से निकालते हैं। तो कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स को यूज करके हम ये टेबल से x1 x2 की वैल्यू निकालते हैं। फाइनल ऑप्टिमल टेबल जो है किसका, ड्यूअल का ना, वो कैसे निकालेंगे, वही रूल है, 3 रूल्स हैं, उसी को आपको समझना है। तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको बता दिया। अब आते हैं वो रूल क्या है। तो यहां पे देखिए मैंने लिखा था रूल टू ऑब्टेन एन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द प्राइमल प्रॉब्लम फ्रॉम दैट ऑफ ड्यूअल प्रॉब्लम ना। तो ड्यूअल से प्राइमल कैसे निकालेंगे, एंड वाइस वर्सा भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि ड्यूअल का सोल्यूशन पूछता है आपको प्राइमल के सोल्यूशन से, तो दोनों का सेम रूल है। ठीक, अभी मैं मान के चल रहा हूं कि ड्यूअल का सोल्यूशन पता है, प्राइमल का कैसे निकालूंगा। उल्टा भी पूछे सेम रूल लगता है। चलिए अब जरा यहां पे आते हैं। पहला क्या है जो रूल बोलता है, इफ द प्राइमल वेरिएबल करेस्पॉन्ड्स टू द स्लैग स्टार्टिंग स्लैग वेरिएबल in the dual problem, then its optimal value is given by the coefficient of slack variables with unchanged time in the net evaluation zj minus cj of the optimal simplex table of dual and vice versa। अब ये बोल क्या रहा है समझिएगा। हालांकि मैंने यहां पे जो स्टार्टिंग सोल्यूशन लिया वो कहां से आ रहा है, आर्टिफिशियल वेरिएबल। पहली चीज यहां पे समझिए, जो लैंग्वेज बोल रहा है, if primal variable correspond to the slack variable in the dual problem। और इसका मतलब क्या हुआ, प्राइमल में वेरिएबल क्या है, x1 और x2। और याद रखिए जब ड्यूअल आप बनाते हैं तो मैंने आपको बोला था ना, जितने यहां पे कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे, ये देखिए जितने कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे उतने यहां पे ड्यूअल वेरिएबल्स होते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं। और ये चीज तो क्लियर हुआ कि जितने यहां पे आपके कांस्टेंट होंगे उतने यहां पे ड्यूअल वेरिएबल्स होते हैं, और जितने यहां पे अननोन्स होते हैं उतने यहां पे कांस्टेंट आते हैं। वो भी चीज ठीक है ना। तभी तो अगर ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो ये n क्रॉस m की बन जाती थी, याद करिए। ठीक, तो जरा इसी को लिंक करिए। यहां पे प्राइमल वेरिएबल मेरा अगर x1 की बात करता हूं तो ये किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, याद करिए फर्स्ट कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग। इसका सेकेंड जो डिसीजन वेरिएबल है वो किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, यहां के सेकेंड कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग। अब यही बोल रहा है कि पहली जो ये इसका फर्स्ट वेरिएबल जो है इसके फर्स्ट कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग आएगा। तो यहां पे अगर आप क्या यूज कर रहे हैं, या तो स्लैग वेरिएबल यूज करेंगे या फिर सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही 2 वेरिएबल्स यूज करेंगे। यहां पे जैसे मैंने बोला था ये लेस देन और इक्वल टू था, तो मेरा जो ड्यूअल बना था वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, तभी मैंने स्लैग वेरिएबल यूज किया। अब मान लीजिए ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होता, इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन और इक्वल टू होती, तो ड्यूअल मेरा क्या बनता, यहाँ पे ग्रेटर देन और अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो ये बनता लेस देन और इक्वल टू, और उस केस में हम यूज क्या करते, क्या, स्लैग वेरिएबल। तो यही बोल रहा है कि अगर यहाँ पे मैं स्लैग वेरिएबल यूज करता हूं तो x1 की वैल्यू यहाँ पे जो स्लैग वेरिएबल यूज किया ना s1, उसके करस्पॉन्डिंग इस फाइनल टेबल में जो zj माइनस cj की जो भी वैल्यू आएगी ना, आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मान लीजिए, 0, 5, 6, 7, 2, 8 फॉर एग्जांपल। तो यहां पे चूंकि मेरा फर्स्ट वेरिएबल किसके करस्पॉन्डिंग आता है, फर्स्ट वाले कांस्टेंट, और यहां पे ही यूज होता है स्लैग वेरिएबल मतलब s1। तो s1 की जो वैल्यू होगी zj माइनस cj कॉलम में ना, वही यहां से आप लेते हैं, और ये 6, तो यही मेरी x1 की वैल्यू हो जाएगी 6। मैं समझा पाया कि नहीं। तो जब भी यहां का प्राइमल वेरिएबल ड्यूअल के स्लैग वेरिएबल मतलब यहां पे आप स्लैग वेरिएबल ऐड करेंगे प्लस s1 इक्वल टू ना, तो s1 की वैल्यू कहां से, zj माइनस cj कॉलम में जो s1 की करस्पॉन्डिंग यहां वैल्यू आएगी नेट इवैल्यूएशन, यही वैल्यू मेरी क्या हो जाती है, x1 की। उसी तरीके से अगर सेकेंड इक्वेशन में स्लैग वेरिएबल आपने यूज किया s2, तो यहां का सेकेंड जो डिसीजन वेरिएबल x2 है उसकी वैल्यू आएगी, और यहां पे अगर वो 7 है तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं। तो पहला जो लॉजिक है वो ये है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, बोलने का मतलब यही है। तो द प्राइमल वेरिएबल करेस्पॉन्ड टू स्लैग वेरिएबल in the dual problem, then its optimal value is given by the coefficient of slack variable with unchanged sign, जो साइन है वही रहेगा in the net evaluation। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो यहां से आता है फ्रेंड्स, क्लियर। अब चलिए दूसरा,
अब दूसरा ये परफेक्ट एग्जांपल होगा, दूसरे वाले के लिए बिल्कुल फिट बैठेगा क्योंकि यहां पे हमने सरप्लस वेरिएबल यूज किया था ना। तो दूसरा क्या है, इफ द प्राइमल वेरिएबल करेस्पॉन्ड टू एन आर्टिफिशियल वेरिएबल इन द ड्यूअल प्रॉब्लम देन इट्स ऑप्टिमल वैल्यू इज गिवन बाय कोफिशिएंट ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल विद चेंज साइन। अगर साइन जो भी है, अगर ये प्लस आता है यहाँ पे जैसे 2, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, चेंज साइन के, ठीक है ना। लेकिन उसके आगे कुछ और भी है, उसको मैं देखिए, मैं पहले पढ़ते हैं। ऑप्टिमल टेबल इन द ड्यूअल आफ्टर डिलीटिंग द कांस्टेंट m एंड वाइस वर्सा। तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे ना, ठीक है ना, टू फेज मेथड से, तो नेट इवैल्यूएशन जब निकालेंगे तो क्या आता था नेट इवैल्यूएशन, याद करिए क्या था, ZJ माइनस CJ। तो ZJ माइनस CJ निकालेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी ना, तो ZJ की कुछ वैल्यू होगी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए -2 है, और CJ मेरा ये देखिए माइनस है, मैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। तो अगर यहाँ पे देखिए x1 किसके करस्पॉन्डिंग होगा, फर्स्ट कांस्टेंट, और यहाँ पे हमने क्या यूज किया, आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो यही बोल रहा है कि उस केस में ऑप्टिमल सोल्यूशन प्राइमल का ये डिसीजन वेरिएबल x1 की वैल्यू क्या होगी, A1 कॉलम में जाइए, जो नेट इवैल्यूएशन है ये, यहाँ पे इस m को हटा दीजिए, इग्नोर करिए, और ये जो वैल्यू बचती है ना, इसकी साइन चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा +2, तो इसकी वैल्यू उस केस में क्या आ जाएगी +2। मैं समझा पाया कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, चेंज साइन के अकॉर्डिंगली आप आंसर निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे एक नोट है, स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूं। अगर मान लीजिए यहां पे ये था, और अगर आपको लिख देता ना कि x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और x2 जो मेरा वेरिएबल है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो अगर ये अनरिस्ट्रिक्टेड है x2, तो यहां पे जो सेकेंड मेरा कॉन्स्टेंट आता ना, वो अपने आप इक्वेशन आता। यही था ना कि अगर x2 यहां पे जो वेरिएबल यहां पे अनरिस्ट्रिक्टेड है, उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे जो कॉन्स्टेंट होगा वो इक्वेशन बन जाता है। अब अगर फ्रेंड्स ये इक्वेशन बन गया, तो स्टार्टिंग सोल्यूशन में ऑब्वियस सी बात है हम क्या यूज करेंगे, केवल और केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल। यहां पे सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो जब सरप्लस वेरिएबल यूज ही नहीं कर रहे हैं, केवल डायरेक्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो उस केस में याद रखिएगा, ये जो मैं सेकेंड वाला जो ये लिखा हूं ना कंडीशन, यहां पे क्या करना है कि बस एक चीज याद रखिएगा, m को इग्नोर करेंगे, लेकिन ये जो साइन है ना, जो भी साइन है यहाँ पे इस कांस्टेंट का, ये एज इट इज रहेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर ये अनरिस्ट्रिक्टेड होता और यहाँ पे मैंने कोई सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट नहीं किया, केवल और केवल डायरेक्टली मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर दिया है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, m को इग्नोर करिए, और ये जो नंबर है ना, यहाँ पे आपको साइन चेंज नहीं करना है। माइनस है तो आप सीधे -2 लिखेंगे, और अगर +2 है तो सीधे आप +2 लिखेंगे। मैं समझा पाया कि नहीं। तो ये चीज जो है ना बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। अगर ड्यूअल वेरिएबल ड्यूअल कांस्टेंट में आते हैं, सब के सब यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू हैं, यहाँ पे भी सरप्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे भी सरप्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे। उस केस में आप जाएंगे तो m को इग्नोर करके जो ये नंबर है इसका साइन चेंज कर देंगे, जो कि मैंने यहाँ तक लिखा है, यहाँ लिखा ना चेंज साइन। लेकिन यहाँ पे कॉशियस होइएगा, कब, जब यहाँ पे कोई डिसीजन वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो जाए, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो इक्वेशन आएगा, तो वहां पे तो हम सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं, हम क्या यूज करेंगे, केवल और केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो यहाँ इस केस में जब अनरिस्ट्रिक्टेड के करस्पॉन्डिंग आएंगे, तो आप m को इग्नोर करने के बाद ये जो नंबर आएगी ना, इसका साइन नहीं चेंज करना, इसको एज इट इज लिख देना है। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। और इस पे मैं एक एग्जांपल लूंगा, मैंने अगला एग्जांपल जो लिया है बिल्कुल इसी पे लिया है, ताकि ये डाउट ही आपका क्लियर हो जाए। लेकिन इसके अलावा अगर सरप्लस सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर आर्टिफिशियल यूज करते हैं, तब ये रूल यूज करेंगे कि m को इग्नोर करिए और जो नंबर आएगी उसकी साइन चेंज कर दीजिए। अगर वो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्लियर। लेकिन अगर अनरिस्ट्रिक्टेड के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इक्वेशन आएगा, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल में m को इग्नोर करके जो नंबर है एज इट इज रख देंगे, इसका साइन चेंज नहीं करेंगे। मैं समझा पाया। तो दूसरा केस आपको बिल्कुल क्लियर हो पाया होगा। थर्ड क्या है, ये थोड़ा सा आसान है। क्या बोलता है ना कि अगर मैं प्राइमल का सॉल्यूशन निकालना है और ड्यूअल को मैं सॉल्व करता हूं और ड्यूअल की वैल्यू अनबाउंडेड है, तो प्राइमल का
के पास कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या हुआ, मैं इसको सॉल्व करता और मान लीजिए जो इनकमिंग वेरिएबल होता उसमें सारे के सारे जो एंट्रीज थी ना निगेटिव होती या जीरो होते, तो उस केस में हम क्या कर पाएंगे, हमारा सोल्यूशन अनबाउंडेड हुआ। तो ड्यूअल अगर सोल्यूशन अनबाउंडेड हुआ तो प्राइमल के पास आप सीधे लिखेंगे कि इसके पास कोई भी फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। तो ये तो आसान वाला केस है, हालांकि ये केस नहीं आएगा। तो मैंने ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ड्यूअलिटी और कैसे आप ड्यूअल से प्राइमल का ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालेंगे, इसको मैंने विद एग्जांपल लेके थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, टेबल बना के भी। तो मेरे ख्याल से कुछ हद तक आपको कॉन्सेप्ट पहुंच पाया होगा। मैं ये नहीं बोलता कि 100%, जब तक आप एग्जांपल नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। ये तो बहुत आसान है, स्लैक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग कुछ नहीं करना है, जो साइन आएगा जो नंबर आएगा उसी के अकॉर्डिंगली आप लिख देंगे। मैंने बताया भी इसको, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी था। जब अनरिस्ट्रिक्टेड के करस्पॉन्डिंग आए ना, तो बस इसीलिए मैंने ये जो कॉन्सेप्ट में बताया कि बस A1 कॉलम में आप जाएंगे और M को इग्नोर करिए, जो नंबर है चाहे प्लस या माइनस साइन के साथ सेम नंबर जो है असाइन कर दीजिए करस्पॉन्डिंग जो प्राइमल वेरिएबल होगा, ठीक है ना। अदरवाइज अगर सरप्लस वेरिएबल यूज करके फिर आर्टिफिशियल यूज करते हैं तब ये पूरा रूल आप यूज करेंगे। M को इग्नोर करिए, जो नंबर आएगा उसका साइन चेंज करके करस्पॉन्डिंग प्राइमल वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन कर दीजिए। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि जब भी आप सॉल्व करें तो यहां से आप सॉल्यूशन निकालें और ये जो आया और इस रूल को यूज करके जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लें प्राइमल का, वो भी इतना ही आना चाहिए। 10 अगर ये तो ये भी 10। अगर यहां पे कुछ गड़बड़ी होती है दैट मीन्स आपका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलती हुआ है। और वो गलती कहां पे होगा, ये जो असाइन कर रहे हैं ना प्राइमल डिसीजन वेरिएबल को वैल्यूज यूजिंग रूल 1, 2 एंड 3, यहां पे कुछ ना कुछ गलती हो रही है। तो उसको एक बार चेक करके उसके अकॉर्डिंगली सेट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था। अगर आप 50% भी अगर समझ पाए होंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया, क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग 50% है ना, वो बस आप 2 सॉल्व एग्जाम्पल जो भी बुक है ना, बस केवल सॉल्व एग्जाम्पल देखिएगा जहां पे ड्यूअल का फाइनल टेबल निकाला होगा और वहां से अपने से प्राइमल को के डिसीजन वेरिएबल्स को असाइन करने की कोशिश करिएगा। और वहां से आप देखेंगे अगर वो कर ले जाते हैं, मतलब ये 50% विद इन सेकेंड्स आपका क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स अगर 50% भी समझ में आया, 1-2 एग्जाम्पल देख लेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ डाउट अगर रह जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस वाले केस पे मैं कोशिश करूंगा ऐसा एग्जाम्पल लूं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आया हुआ जो कि इस केस पे हो, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो, ठीक है ना। और इस पे तो कम आप किसी भी बुक में देखेंगे आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो प्लीज देखिएगा, अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे कंप्लीट एग्जाम्पल करेंगे हम लोग इस ड्यूअलिटी के कॉन्सेप्ट पे, जहां पे ड्यूअल के ऑप्टिमल सॉल्यूशन से हम प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे यूजिंग रूल 1 और 2 और 3 या फिर सबको मिक्स करके जैसा क्वेश्चन बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज गाइस।